स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल आनंद एजुकेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, मैं आप सबके लिए हिस्ट्री के थ्योरी लेक्चर्स लेकर आती हूँ, जिसमें हमारे थ्योरी नोट्स रहते हैं। उसी के रिलेटेड हमने मुगल वंश स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा औरंगजेब का। ठीक है, औरंगजेब के बारे में हम फुली डिटेल में करेंगे कि औरंगजेब की टाइम पीरियड कैसी थी, उसने अपने जीवन काल में या शासन काल में क्या क्या किया, उसके बारे में हम डिटेल में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। इससे ये होएगा कि मेरे चैनल की आपको डेली टू डेली नोटिफिकेशन ईजिली मिलती रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का हमारा टॉपिक रहता है औरंगजेब। ओके, औरंगजेब की टाइम पीरियड क्या रहती है? 1658 टू 707, यानी कि 1658 से शासन गद्दी पर बैठा और 1707 तक ये इसने शासनकाल किया। ओके, अब इसका जन्म कब का है? इसका जन्म है 3 नवंबर 1618, 3 नवंबर 1618। कहाँ? दोहद, उज्जैन में इसका जन्म होता है। इसके पिता कौन थे? इसके पिता थे शाहजहां, और इसकी माता कौन थी? मुमताज महल, यानी कि अर्जुमंद बानो बेगम। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका राज्य अभिषेक, पहले इसका राज्य अभिषेक हुआ जुलाई 1658 को, इसके बाद जून 1659 को। ये दोनों इसके राज्य अभिषेक की टाइम पीरियड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसको उपाधि कौन सी मिली? इसकी उपाधि ध्यान से सुनना, इसकी उपाधि थी अबुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। इतनी लंबी सी उपाधि किसकी थी? औरंगजेब की। ओके स्टूडेंट्स, ये उपाधि समटाइम एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको ध्यान से देखना। नेक्स्ट है, इसके गुरु कौन थे? इसके गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम, इसके गुरु थे। और मृत्यु कब होती है औरंगजेब की? औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में, यानी कि 1707 में दौलताबाद के पास जया उल हक के मज़ार के पास इसे दफनाया गया। ये इसे दफनाया गया कि कहाँ गया? इस चैप्टर में ये इस टॉपिक का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कि इसको मृत्यु के बाद कहाँ दफनाया गया। तो ये स्टूडेंट इसकी कुछ बेसिक डिटेल थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट रहती है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कि अब जो एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट आते हैं, यानी कि जो एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, वो पॉइंट्स मैंने अलग अलग लेकर आई हूँ आपके, वो ध्यान से सुनना। वो क्या रहते हैं? सबसे पहले पॉइंट है कि औरंगजेब का एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि औरंगजेब किस प्रकार का मुसलमान था? तो वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। 1665 में उसने मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए। यहाँ से ये क्वेश्चन निकलता है कि औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने के आदेश कब दिए? तो उसने मंदिरों को तोड़ने के आदेश 1665 में दिए। इसके बाद उसने दरबार में संगीत नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया। तो स्टूडेंट्स, उसने अपने दरबार में संगीत बजाने और नृत्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद उसने कुरान को शासन का आधार बनाया, यानी कि यहाँ से ये क्वेश्चन निकलता है कि किस मुगल काल के शासक ने कुरान को शासन का आधार बनाया? तो वो औरंगजेब ने बनाया। इसके अलावा उसने नवरोज, जरोखा दर्शन, तुला दान, तिलक कला और सिक्कों पर कलमा खुदवाना, सजदा पापोस, दरबार में होली दिवाली मनाने और वैश्यों पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि ये सारे काम थे जिन पर उसने अपने दरबार में होने में प्रतिबंध लगा दिया, कि उसका कहना था कि ये सारे काम उसके दरबार में नहीं होंगे। ओके, इसके अलावा जो मुगल शासक के पुराने शासकों ने जजिया कर समाप्त कर दिया था, औरंगजेब ने उसे फिर से स्टार्ट करवा दी। हाँ, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आया है कि किस मुगल शासक ने जजिया कर पुनः स्टार्ट करवाया, यानी कि दोबारा से स्टार्ट करवाया? तो वो किसने करवाया था? औरंगजेब ने स्टार्ट करवाया था। इसके अलावा उसने दारुल हर्ब और मुसलमान देश को दारुल इस्लाम का राज्य बनाने का प्रयास किया। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है, यह नैतिक स्तर पर काफ़ी ऊंचा था, इसलिए मुसलमान उसे जिंदा पीर कहते हैं। यानी कि ये एक, देखो स्टूडेंट्स, ये तो एक सुन्नी मुसलमान था, यानी कि एक कट्टर मुसलमान था, जिसकी वजह से इसके अंदर कह लो कि इमोशंस बहुत कम थे, जिसकी वजह से जो मुसलमान थे इसको जिंदा पीर कहते थे। ये क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर बोला जाता था? तो वो था औरंगजेब। ओके,
नेक्स्ट है इसके टाइम पीरियड के कुछ विद्रोह और विजय, यानी कि इसके टाइम पीरियड के कुछ ऐसे विद्रोह हुए जिनमें इसकी जीत हुई। वो कौन कौन से हैं? पहला है जाट विद्रोह। पहला संगठित विद्रोह हुआ जो गोकुल के नेतृत्व में हुआ, यानी कि ये पहला संगठित विद्रोह था जो किसके नेतृत्व में? गोकुल के नेतृत्व में हुआ। तिलपत युद्ध के गोकुल पराजित हुआ। इस युद्ध में क्या होता है? गोकुल पराजित हो जाता है और उसके बाद 1688 में राजा राम के नेतृत्व किए, यानी कि पहले इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? गोकुल कर रहा था। जब गोकुल हार जाता तो उसके बाद इसका नेतृत्व किसने किया? 1686 में राजा राम ने किया। ओके, उसने अकबर के हड्डियों को जलाया। राजा राम के बाद चूड़ामन ने नेतृत्व किया और विद्रोह चलता रहा। ठीक है, अब ये जो इसमें क्या था स्टूडेंट्स कि गोकुल सबसे पहले इस विद्रोह को का नेतृत्व किसने किया? गोकुल ने किया। जब गोकुल हार जाता है तो किसके हाथ में इसका नेतृत्व आ जाता है? राजा राम के हाथ में आ जाता है। राजा राम ने क्या किया? जो अकबर के कब्र खुदवा कर इसने क्या किया? उसका हड्डियों का क्या कर दिया? संस्कार कर दिया, यानी कि उनको जला दिया। और इसके अलावा राजा राम के बाद किसके हाथ में इसका नेतृत्व जाता है? चूड़ामन के हाथ में जाता है। और क्या इसके बाद ये विद्रोह कंटिन्यू एक तरह का चलता ही रहा। ओके, इसके बाद आता है सतनामियों का विद्रोह। ये धार्मिक मुद्दे पर नारनौर और मेवाड़ क्षेत्र में विद्रोह किया, यानी कि ये वाला जो विद्रोह था ये एक धार्मिक मुद्दे को लेकर था। किनके बीच में? मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में था, सतनामियों के बीच में था। ओके, नेक्स्ट आ जाता है सिख विद्रोह। सिख विद्रोह भी इसी टाइम पे हुआ था स्टूडेंट, जैसे धार्मिक विषय पर, ये भी धार्मिक विषय पर ही था। औरंगजेब ने 9वें गुरु तेग बहादुर जी की हत्या इस्लाम नहीं स्वीकारने पर करवा दी। ओके स्टूडेंट्स, जो सिख विद्रोह होता है ये भी धार्मिक मुद्दे पर ही था। इसमें क्या था? औरंगजेब हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनने के लिए फोर्स कर रहा था, जिसकी वजह से क्या होता है? ये एक धार्मिक विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। इसमें औरंगजेब ने 9वें गुरु जो थे, सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी, उनकी हत्या इसलिए कर दी कि उसने औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए बोला और उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, ये कब की बात है? ये 1675 की बात। नेक्स्ट आ जाता है अब राजपूतों का विद्रोह। राजपूतों का विद्रोह इसमें क्या था? ये कट्टर नीति के करता थे, यानी कि ये राजपूतों का विद्रोह, यानी एक तरफ से ये औरंगजेब अपने धर्म को लेकर कट्टर था, दूसरी तरफ से राजपूत अपने धर्म को लेकर कट्टर थे। ये बस उसी नीति पर चला युद्ध। ये किनके कौन थे राजपूत में उस टाइम? मारवाड़िया मेवाड़ द्वारा ये विद्रोह हुआ था। ओके, नेक्स्ट आ जाता है अकबर का विद्रोह। अकबर का विद्रोह राजपूतों का संभोग पाकर उसने विद्रोह किया और सहयोग पाकर, राजपूतों का सहयोग पाकर उसने विद्रोह किया। प्रारंभ के मेवाड़, फिर उसे मराठों के ने शरण दिया, बाद में वह फारस चला गया। नेक्स्ट क्या आता है? मराठा। मराठा में क्या? मराठा और इनके बीच में एक पुरंदर की संधि हुई। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, समटाइम एग्जाम में स्टूडेंट पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि किन दोनों के बीच में हुई या किन किन के बीच में हुई? तो वो मराठा और मुगलों के बीच में हुई। ठीक है, ये कब हुई? जून 1665 में। उस टाइम में शिवाजी एक राजा जयसिंह, ये किसके बीच में थी? शिवाजी राजा जय भट्ट सिंह के बीच में हुई। शिवाजी को इसमें क्या किया गया? कैद कर लिया गया और शंभानी शासक बना, शंभानी की हत्या कर दी गई। इसके बाद जब शिवाजी को कैद कर लिया गया तो उसके बाद वहाँ का शासक कौन बना? शंभानी बना। पर एट लास्ट में मुगलों के द्वारा शंभानी की जो थी वो हत्या कर दी गई। कब कर दी गई? 1689 में। इस टॉपिक में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक यही निकलता है कि पुरंदर की संधि किन के बीच में हुई? तो वह मराठा और मुगलों के बीच में हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है दक्षिण भारत विजय। 1682 से हुई स्टार्ट इसकी। दक्षिण भारत इसने जीतना स्टार्ट कर दिया। बीजापुर को इसने 1686 में जीता। गोलकुंडा को इसने 1687 में जीता। अब मराठा से फिर संघर्ष होता है। दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। अब इसमें जब मराठा में जब संघर्ष हुआ तो इसमें जो औरंगजेब था, ये स्टूडेंट्स कब्रिस्तान सिद्ध इसलिए हुआ क्योंकि औरंगजेब को इस युद्ध में कुछ भी एक तरह का हासिल नहीं हुआ था, यानी कि इसमें उसकी भी काफ़ी सेना मारी गई, मराठाओं की भी एक तरफ से काफ़ी सेना मरी, औरंगजेब की भी मरी। एक तरह का वो असहाय पड़ा था उधर युद्ध के मैदान में।
बट फिर भी एट लास्ट वो निकलने में वहाँ से कामयाब हुआ, पर इस युद्ध में उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहता है। अब इसके अलावा औरंगजेब के रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे इसकी पत्नी कौन थी। इसकी पत्नी थी राबिया बट दुरानी, यानी कि दिलरास बानो बेगम जिसको बोला जाता है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद का निर्माण करवाया उसने इसी अपनी इसी पत्नी की याद में। बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में है, यहाँ से ये क्वेश्चन निकलता है कि बीबी का मकबरा कहाँ है, वो औरंगाबाद में इसका निर्माण करवाया। और 1678 में इसने द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, यानी कि बीबी का मकबरे का जो स्ट्रक्चर है वो एज ए ताजमहल के जैसा है, जिसकी वजह से इसको दूसरा ताजमहल भी बोला जाता है। इसके बाद दिल्ली लाल किले में इसने मोती मस्जिद का निर्माण भी औरंगजेब ने ही करवाया। मुगल सेना ने सर्वाधिक हिंदू सेनापति का, यानी कि अच्छा एक चीज़ याद रखना स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि किस मुगल शासक के दरबार में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। वो किसके दरबार में थे, वो औरंगजेब के दरबार में थे। ठीक है, कम से कम ये 35%, यानी कि 1/3 या फिर 35% हिंदू सेनापति ही इसके जो सेनापति थे वो कौन थे, हिंदू थे। ओके, इसके अलावा इसने हिंदुओं पर कुछ कर भी लगाए। वो टैक्स कौन कौन से थे कि जिनकी आय, उस टाइम पे करेंसी क्या चलती थी, दिरहम। उसके अकॉर्डिंग था कि जिस भी हिंदू की आय 242 दिरहम से ज़्यादा है तो उसको 12% टैक्स देना पड़ेगा। जिनकी आय 240 से लेकर 10,000 दिरहम के बीच में जिनकी आय है तो उनको 20% देना पड़ेगा। और जिनकी आय 10,000 से अधिक है, दिरहम से अधिक है, तो उनको 40% क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। ठीक है स्टूडेंट्स, औरंगजेब के रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, वो सारे के सारे मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाए हैं। क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स थ्योरी पढ़ते रहते हैं, पूरा पूरा चैप्टर पढ़ पाते हैं, बट जो मेन पॉइंट होता है वो उस तक पहुंच ही नहीं पाते। मेरी यही कोशिश रहती है स्टूडेंट्स, इन लेक्चर्स में आपको मेन टू मेन पॉइंट्स में करवाऊँ। ठीक है, तो अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।